हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टूपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, किस तरीके से जो है बनती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है जिसके अंदर और बाहर क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ रहे हैं कि अंदर जो है पृथ्वी किस किस तरीके से बनी होती है, क्या क्या जो है परतें होती है उसमें। देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी जो है एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी होती है, यानी कि पृथ्वी में भी क्या होता है, एक के ऊपर एक परत जो है होती है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह होती है उसको भूपर्पटी कहा जाता है और ये सबसे पतली परत होती है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो भूपर्पटी होती है। ओके, यह महाद्वीपीय सतह में सिर्फ 35 किलोमीटर या और समुद्री सतह में जो है ये केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, भूपर्पटी। देखिए, ये दिखाया गया है इसमें, जो पृथ्वी है उसके बारे में बताया गया। जो सबसे ऊपर वाली सतह आप देख रहे हैं ये क्या होती है, पर्पटी होती है। उसके बाद जो बीच वाली सतह होती है वो मेंटल होती है। मेंटल जो होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। ओके, मतलब पूछा जा सकता है ना कि सबसे ज़्यादा सतह कौन सी है, तो मेंटल है। उसके बाद क्रोड होती है। क्रोड को जो है दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो ये तीनों पता होनी चाहिए। सबसे ऊपरी सतह को पर्पटी और सबसे नीचे वाली सतह को क्रोड कहा जाता है और जो बीच में होती है मिडल में उसको मेंटल जो है बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महाद्वीपीय सतह जो होती है ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसको सिरगल कहा जाता सीएल कहा जाता है। जो महाद्वीपीय सतह की हमने जो बात की, जो कि 35% होती है जिसकी सतह, वो जो है किस किस से बनी है, सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। तो इसके लिए इसको सीएल जो है कहा जाता है, सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना। ओके, और जो महासागर की पर्पटी होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सिमई कहते हैं। अब याद रखिए, जो महाद्वीप की पर्पटी है भूपर्पटी वो किससे बनती है, सीएल से, यानी कि सिलिका और एल्यूमिना से, और महासागर की पर्पटी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ओके, तो ये दोनों चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सबसे पहले हम भूपर्पटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल जो है कहा जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, भूपर्पटी को। ओके, महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में अधिक होती है। महाद्वीपों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर, लेकिन आपको ये बुक्स में 30 किलोमीटर पर मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें ये 35 दिया गया है। ये चीज़ आप इसमें याद रखिए। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए, महाद्वीपों में 35 दी गई है और महासागरों में 5 किलोमीटर तक जो है बताई गई है। ओके, पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और अधिक होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे जो भूपर्पटी की मोटाई है वो लगभग कितने 70 किलोमीटर है, तो पर्वतियों में ज़्यादा होती है। और भूपर्पटी का जो घनत्व है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वो है मेंटल। भूपर्पटी के नीचे वाले भाग को मेंटल कहते हैं और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया गया है मेंटल का। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग ही जो है क्या होता है, मेंटल होता है। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल जो है कहा जाता है। दुर्बलता मंडल का जो विस्तार है ये 400 किलोमीटर तक देखा गया है और यही भाग ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर पहुंचने वाली लावा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मेंटल का जो घनत्व होता है ये 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी अधिक होता है और जो निचला मेंटल होता है वो ठोस अवस्था में होता है और इस परत को पाइरोस्फीयर भी कहा जाता है। फिर बात आता है क्रोड। क्रोड को दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। क्रोड का जो निर्माण होता है वो निकल और लोहे से होता है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है और इस परत को बेरिस्फीयर भी कहते हैं। बाह्य जो क्रोड होता है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड किसमें होता है, ठोस में होता है। ठीक है, मेंटल और क्रोड की सीमा पर जो चट्टानों का घनत्व होता है वो लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 प्रति घन सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो यहाँ से जो आपको याद रखना, देखिए पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। क्रोड की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो क्रोड है और इसकी त्रिज्या जो है लगभग 3500 किलोमीटर है और ये निकल और लोहे की बनी होती है, मीन्स निकल और फेरस जिसको कहते हैं निफे। ठीक है, और यहाँ पर केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब जो है काफ़ी उच्च होता है। ठीक
ठीक है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, पर्पटी है, और 84% मेंटल और 15% हिस्सा करोड़। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हिस्सा जो है ज्यादा है, तो मेंटल है, कितना है, 84%। पर्पटी तो बहुत पतली होती है, तो वो 1% हिस्सा ही है, ठीक है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जा सकती है, तो वो 6371 किलोमीटर है, ठीक। फिर बात आती है शैल और खनिजों की। देखिए शैल की बात कर रहे हैं हम। पृथ्वी की पर्पटी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी पिंड को क्या कहा जाता है, शैल कहते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 तरीके की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल, जिनको इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक शैल जो है बोला जाता है, ठीक है। इग्नियस जो है ये लैटिन शब्द इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है अग्नि, और सेडिमेंट्री जो है लैटिन शब्द सेडिमेंटम से आया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक वर्ड है जो मेटामॉर्फस से निकला है, और इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आग्नेय शैल हम पढ़ रहे हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है, और इन्हें प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। 2 तरीके की आग्नेय शैलें होती हैं, एक अंतर्भेदी शैल होती है, बहिर्भेदी शैल होती है। देखिए आग्नेय शैल क्या है, जो द्रवित मैग्मा, जो द्रव मैग्मा होता है, जब वो ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, तो उससे जो शैल बनती है उसको आग्नेय शैल बोला जाता है। ओके, तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो किन शैलों का निर्माण होता है, तो आग्नेय शैलों का। और आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। 2 तरीके की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। ओके, यहाँ से लावा की डेफिनेशन क्या होती है कि ज्वालामुखी से जो लाल द्रवित मैग्मा निकलता है वो क्या है, लावा है। ओके, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से, मतलब पृथ्वी के अंदर से निकलकर कहां पर आता है, बाहर की जो सतह होती है वहां पर आता है। ओके, जब द्रवित लावा का मतलब क्या, जो द्रव पदार्थ में लावा होता है वो जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। ओके, और जब वो ठोस बन जाता है तो उससे जो शैल बनती है उसको बहिर्भेदी आग्नेय शैल बोला जाता है, यानी कि जो बाहर आकर जो शैल बन रही है उसको। ओके, इनकी संरचना जो होती है बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट हो गया, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। ओके, चलिए आगे देखिए। द्रवित जो मैग्मा है वो कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ आके ठंडा होता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती कि वो गहराई में ही जो है ठंडा हो जाता है, तो उस वक्त जो ठोस बनती है, ठोस शैल, उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल बना, यानी कि जो अंदर की साइड जो बनेगी उसको अंतर्भेदी, और जो बाहर की साइड बनेगी उसको बहिर्भेदी आग्नेय शैल जो है बोला जाएगा। ओके, धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये बड़े दानों का रूप भी ले लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट। अब देखिए बहिर्भेदी जो थी वो छोटे छोटे दानों में होती है, जैसे बेसाल्ट था, और लेकिन जो अंतर्भेदी होती है वो बड़े दानों का भी रूप लेती है, जैसे ग्रेनाइट हो गया है, ठीक है। फिर आती है अवसादी शैल। जब शैल जो है लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन छोटे कणों को अवसाद जो है कहते हैं। ओके, यानी क्या, जब जो बड़े बड़े शेल होते हैं वो जब एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं, उनको हम अवसाद कहते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आती है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, जो शैलों की परत होती है उसमें जो मृत पौधे होते हैं या जंतुओं के अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म बोला जाता है, ठीक है, जो गल सड़ जाते हैं, ओके, वो जीवाश्म होते हैं। आगे देखिए, अब बात आती है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल क्या था, रूप परिवर्तन होता है इसमें जब आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। यानी कि कायांतरित शैलें कैसे बन रही है, आग्नेय और अवसादी सेलों के रूप परिवर्तन के कारण। जैसे चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो यहाँ से जो परिवर्तन होके बनता है उसको कायांतरित शैल बोलते हैं। देखिए शैल चक्र क्या होता है, शैल चक्र क्या होता है, जब एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को शैल चक्र बोला जाता है। जैसे मैग्मा ठंडा होके जो शैल बनी उसको क्या नाम दिया गया, आग्नेय शैल दिया गया था, लेकिन जब शैल एक दूसरे से मिलकर मतलब एक दूसरे से टकरा कर टूट जाती है तो वो कैसी बन जाती है, अवसाद या तलछट बन जाती है। ओके, फिर उनको क्या बोलते हैं, अवसादी सेल बोलते हैं। ओके, अब अवसादी सेल और आग्नेय शैलों से का जो रूप क्या कहते हैं उसको, रूप परिवर्तन होता है तो क्या बनती है, कायांतरित शैलें बनती है। उसके बाद फिर मैग्मा बनता है, मैग्मा से फिर आग्नेय शैल, फिर अवसाद, फिर अवसादी सेल, फिर कायांतरित शैल, और ये प्रोसेस पूरी इस तरीके से चलती रहती है। इसको क्या बोला जाता है, शैल चक्र बोलते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा चलता है। देखिए शैल जो होती है विभिन्न खनिजों से बनी होती है,
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ओके, खनिज जो है मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, और कुछ का उपयोग औषधि और उर्वरक में होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ओके, विश्व की जो सबसे गहरी खान है खनिजों की वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग कितनी है? 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है? तो वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ओके। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको समुद्र की सतह पर उसे 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो ऑब्वियस है इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोद सके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको शेल चक्र बोला जाता है। ठीक है, महासागर की प्रपटी को क्या बोला जाता है? महासागर की प्रपटी को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमई बोला जाता है, क्योंकि वो किसकी बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है महासागर की परपटी। ओके, सीएल जो है ये महाद्वीप की होती है जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? सबसे अंदर वाली, तो वो है क्रोड। ठीक है, मेंटल की गहराई कितने किलोमीटर तक होती है? गहराई पूछा है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेंटल की गहराई जो होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगला है परपटी के ठीक नीचे की परत को क्या कहा जाता है? जो परपटी के ठीक नीचे होती है, तो परपटी के ठीक नीचे होती है मेंटल। मेंटल के नीचे जो होता है वो क्रोड होता है, तो मेंटल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम, सिमई जिसको बोला जाता है, उसकी बनी होती है ये। तो ए तथा बी दोनों जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के आयतन का कितने प्रतिशत हिस्सा करोड़ परत के रूप में है? पृथ्वी के आयतन का करोड़ के रूप में कितना है? तो ये है 15% है। ठीक है, बट यहाँ पे दिया नहीं गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो 84%, 15% और 1%, ये वाला है। 1% जो है भूपर्पटी है, 15 करोड़, और 84% मेंटल है। ओके, तो यहाँ पर आप 15 ले सकते हैं, अगर ऑप्शन में जो है नियर बाय भी दे सकते हैं ना, तो 16 आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है? तो 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। मेटामॉर्फोस का अर्थ क्या होता है? मेटामॉर्फोस का अर्थ पूछा है यहाँ पे, इसमें क्या होता था? रूप परिवर्तन होता था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर किस प्रकार की शैलों का निर्माण करते हैं? आग्नेय शैल की बात हो रही है, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो ये बनती है अवसादी शैलें। ओके, और अवसादी शैलों और आग्नेय शैलों के रूप परिवर्तन से कायांतरित शैलें, और कायांतरित शैलें क्या करती हैं? जब उन पे दबाव पड़ता है वो तो वापस से मैग्मा का रूप लेती हैं। ओके, फिर ये जो शैल चक्र हमने पढ़ा था वो उसी तरीके से चलता जाता है। आगे देखिए, समुद्री सतह में परपटी की मोटाई कितने किलोमीटर तक है? समुद्री सतह में पूछा है परपटी की मोटाई। ओके, तो ये हो जाएगा 5 तक। ठीक है, 5 किलोमीटर तक है, और उस वहाँ पर 35, क्योंकि एनसीईआरटी में 35 है, बाकी जगह आपको 30 ही मिलेगा, बट आपको 35-30 ये याद रखना है। ओके, चलिए देखिए आगे। महाद्वीपीय संहति किन किन खनिजों से बनी होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, जिसको सीएल बोला जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाद्वीपीय परपटी कोर क्या कहा जाता है? तो सीएल कहा जाता है उसको, क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक भाग किस परत का है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो कुल आयतन में सबसे अधिक भाग किसका है? मेंटल का। कितना है? 84% है। भूपर्पटी का 1 है, करोड़ का 15% है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले वाले में। प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त जिसे बोलते हैं,
ठीक है। तो वो ग्लोब पर वह वृत्त जो कि दिन और रात को विभाजित, मैंने आपको बताया था ग्लोब इस तरीके से है, प्रदीप्त वृत्त जो होता है वो अक्षय कभी नहीं मिलता, और जहां पर सूर्य का प्रकाश आता है वहां पर सामने क्या होता है, दिन होता है और पीछे वाली उस पर रात होती है। ओके, और जो प्रदीप्त वृत्त है वो कभी भी अक्ष से नहीं मिलता है। ठीक, ये पढ़ा था। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो कि दिन और रात को विभाजित करेगा वो प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्न शैलों को सुमेलित करना है। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। इसमें से बतानी है कि कौन सी कायांतरित शैल है, कौन सी आग्नेय शैल है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आग्नेय शैल की। तो यहाँ पर आग्नेय शैल कौन सी हो जाएगी, इनमें से आग्नेय शैल हो जाएगी बेसाल्ट। पढ़ा था हमने, जो कि बहिर्भेदी हमने पढ़ा था ना, बेसाल्ट। और अंतर्भेदी में कौन सा पढ़ा था, जो कि बड़े दानों में हो जाती कन्वर्ट, ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट कैसी शैल है, आग्नेय शैल है। तो आग्नेय शैल जो है बेसाल्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है अवसादी शैल। अवसादी शैल इनमें से कौन सी है, संगमरमर है। और कायांतरित शैल कौन सी हो जाएगी, अवसादी शैल जो है कोयला है, क्योंकि कायांतरित शैल तो रूपांतरण से बनती है, तो संगमरमर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कायांतरित शैल संगमरमर। और क्षारीय चट्टान कौन सी हो जाएगी, रायोलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें याद रखिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, देखिए, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। इनमें पुराने जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये जल के लिए सरंध्र होती हैं, ये क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों ही होती हैं, और जिन चट्टानों में सिलिका नहीं। देखिए, सिलिका तो होती है, ठीक है, और जीवाश्म भी बहुत कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जीवाश्म से ही बनती हैं। इसमें जो सही है वो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। ये कथन इसके बारे में सत्य है, बाकी तीनों रोंग है। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। ओके, और आग्नेय चट्टानों में जो क्रिस्टल का जो आकार होता है, ये जब मैग्मा ठंडा होता है उसके रेट पर निर्भर, यानी कि उसकी दर पर निर्भर होता है। ठीक है, अगर मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाएगा तो छोटे क्रिस्टल बनेंगे, और अगर ज़्यादा देर लगेगी उसको ठंडा होने में तो मतलब बहुत, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ी जो है वो बन जाएगी दाने के रूप में, मतलब बड़े क्रिस्टल जो है बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे। ठीक, अधोलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ओके, इनमें से किस चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं होते हैं। देखिए, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते वो है ग्रेनाइट। ठीक है, बाकी जैसे बलुआ वगैरह दिए गए हैं, ये अवसादी चट्टान है, तो इनमें तो जीवाश्म की उपस्थिति होती है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनाइट। इसमें सिलिका जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शेल। तो जो सा नहीं है वो है नीस। ठीक है, क्योंकि बालू का पत्थर हो गया या चूना पत्थर हो गया, चीका सेल हो गई, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है। ओके, और नीस जो है ये आग्नेय और अवसादी चट्टान के कायांतरण से बनती है, तो ये तो अवसादी है और ये कायांतरण से बनती है, तो ये कायांतरित में जाएगी, तो नीस यहाँ पर अलग हो जाएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये वे शैलें जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। नहीं, अवसादी शैलें वो शैलें होती है जिनका निर्माण नदियों द्वारा परतों के रूप में निक्षेपण से हुआ है, इसलिए इनमें परतें पाई जाती हैं। ओके, इनकी जो संरचना है वो ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि अवसादी शैलें हमने पता है कि आपस में टकरा कर, ठीक है, जब बनती हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, अवसादी शैलों की बात हो रही है, तो बिल्कुल नहीं। ये शैलें सत्रों में निक्षेपित है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और जल में नहीं निर्मित हो सकती, तो ऐसा भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया नदियों द्वारा परतों के रूप में निक्षेपण हुआ है इसका, तो इसीलिए बन सकती है। ठीक है, चलिए आगे है, परतदार चट्टानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, तो बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, अवसादी शैलों में होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही। चारों के चारों पॉइंट परतदार चट्टानों से बिल्कुल सही है।
ठीक है। रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है ये डैश चट्टानों से होती है। कौन सी चट्टानों से होती है? आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है, अवसाद कह लीजिए, क्योंकि अवसाद और तलछट वही हो जाते हैं। ओके, तो आग्नेय और तलछटी दोनों से ही जो है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ओके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल होता है, सही है। ऊष्मीय कायांतरण दो तरीके का होता है, संपर्क और प्रादेशिक, ये भी सही है। ओके, संपर्क कायांतरण में क्या होता है, शैलें जो होती है वो गर्म होती है और ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है। ओके, और प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान और दबाव, इन दोनों के कारण जो होती है विकृतियां होती है, जिससे सेलों में क्रिस्टलीकरण जो है होता है। ठीक है, ओके। थर्ड ऑप्शन भी जो है बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 3 तीनों ही जो है करेक्ट है। कायांतरित शैलों की मूल शैलों के अनुसार निम्न को सुमेलित करना है। सबसे पहले है बालुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्ले और कोयला। कायांतरित शैलें जो बनी हैं उनकी मूल शैलों से ये बताना कि कौन सी किससे बनी है। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें बालुआ पत्थर है। बालुआ पत्थर से कौन सी बनी है? बालुआ पत्थर क्या है? उस्तादी चट्टान है, और इससे जो बनती है वो बनती है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट मतलब कायांतरित शैल जो बनती है अवसादी शैल से, वो है क्वार्टजाइट। फिर चूना पत्थर है। चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है, तो चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। ये इस तरफ जो दी गई ना अवसादी है, यहाँ पर कायांतरित होकर जो बन रही है, इनका जो रूप परिवर्तन होता है। फिर बात आती है क्ले की। तो क्ले भी क्या है? एक अवसादी चट्टान है, और क्ले से क्या बनती है? स्लेट बनती है। फिर कोयले की बात करें तो कोयला भी अवसादी चट्टान में आएगा, और जिससे ग्रेफाइट बनता है। ओके, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक और याद रखिए, जो आग्नेय चट्टान है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? ग्रेनाइट होती है। ग्रेनाइट हमने पढ़ी है, वेट एक मिनट, ग्रेनाइट हमने पढ़ी है। ग्रेनाइट से का रूप नियंत्रण होके, या जो कायांतरित शैली से बनती है रूपांतरण से, वो कौन सी बनती है? ग्रेनाइट से बनती है नीस। ठीक है, एक बेसाल्ट हमने पढ़ी। बेसाल्ट भी कौन सी होती है? बेसाल्ट भी आग्नेय शैल होती है। बेसाल्ट से क्या बनता है? एम्फीबोलाइट बनता है। एम्फीबोलाइट कायांतरण से, ये याद रखिए, ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट। ओके, और बेसाल्ट से ही शिस्ट भी बनता है। एम्फीबोलाइट और शिस्ट दोनों याद रखिए। ठीक है, अवसादी चट्टानें हमने पढ़ ली। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, क्ले से स्लेट बनती है, कोयले से ग्रेफाइट बनती है। ओके, इसके अलावा एक चाक और डोलोमाइट होता है, इससे संगमरमर बनता है, और गोलासम से भी क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, बस ये इसमें याद रखिएगा आप। चलिए, अब बात आती है अंतर्जात बल और प्राकृतिक घटनाएं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अंतर्जात बल वगैरह जो है इसमें दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो होता है एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स जो है बोला जाता है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर घटित होता है उसको। और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, मीन्स जहां पर हम रहते हैं ऊपर की तरफ जो उत्पन्न होता है, उसको एक्सोजेनिक फोर्स जो है बोला जाता है। ओके, अंतर्जनित बल जो है वो कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि जो है होती है। ओके, तो देखिए पृथ्वी की गतियां कुछ इस तरीके से होती है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जात बल क्या होता है? अंतर्जनित बल क्या होता है? इस बल का जो संबंध होता है वो पृथ्वी के अंदर से होता है, भूगर्भ से होता है। ठीक है, तो बस ये इसमें याद रखिए। अब आगे दिया गया कि जो अंतर्जनित बल होता है दो तरीके का होता है, एक आकस्मिक और दूसरा पटल विरूपण बल। ठीक है, आकस्मिक बलों से कौन से होती हैं? जो भूपटल पर जो विनाशकारी घटनाएं होती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी होगी, भूस्खलन होती है, ये आकस्मिक आगमन होती हैं, तो आकस्मिक बल हो जाएगा। ओके, और दूसरा जो है पटल विरूपण बल, जिसको दीर्घकालिक बल भी बोला जाता है, इसमें पर्वत निर्माणकारी बल जो है आ जाएगा। दूसरा बहिर्जनित बल है, ये भूतल पर जो उत्पन्न होता है, मतलब जो बाहर की तरफ उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं, जैसे अपरदन और निक्षेपण हो गया। ठीक है, नदी से बहता हुआ जल, बाढ़ वगैरह जो होती हैं वो आ जाएंगे इसमें बहिर्जनित बल में। समुद्री तरंग, पवन हो गया, हिमनद हो गया, ये अपरदन और निक्षेपण का कारण होती है, तो ये बहिर्जात में आ जाएंगे, बहिर्जनित में। ठीक है, सबसे पहले हम भूकंप पढ़ रहे हैं, तो भूकंप का साधारण अर्थ होता है भूमि का कांपना, यानी कि पृथ्वी का हिलना।
ठीक है। जब अचानक से झटके से पृथ्वी का कंपन शुरू हो जाता है उसको भूकंप कहते हैं। जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे कंपन पैदा होती है। उसी प्रकार भूपर्वती में आकस्मिक कंपन पैदा होता है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है और तरंगे अपनी उत्पत्ति केंद्र से चारों की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक है। फिर आता है भूकंप का केंद्र और अभिकेंद्र कहाँ होता है। तो विश्व के अधिकांश जो भूकंप होते हैं वो भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं यानी कि जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र बोला जाता है। ओके। और इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जो पृथ्वी का धरातल है उस पर स्थित स्थान जो होगा वो केंद्र, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर का भाग जो होगा जहाँ पर भूकंप आएगा, शुरुआत जहाँ से होगी उसको उद्गम केंद्र बोलेंगे। और पृथ्वी के ठीक ऊपर जो हिस्सा होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको अधिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है। और भूकंपीय तरंगे जो है उद्गम केंद्र से फिर अलग अलग दिशाओं में चलती है, यानी कि चारों दिशाओं में फिर वो चलती हैं। ठीक है। भूकंप लेखी क्या होता है? भूकंप लेखी एक संवेदनशील यंत्र है जो कि हजारों किलोमीटर दूर उत्पन्न हुए इतने कम शक्ति वाले छोटे भूकंपों का भी अभिलेख कर सकता है जिनकी पहचान सामान्यतः मानव अनुभूतियों द्वारा नहीं की जा सकती। ओके। इसकी रचना जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। भूकंपों का वितरण देखिए कि कहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी, विश्व के जो 68% भूकंप है ये प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं। इसे अग्निवलय कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ज्वालामुखी भी सबसे अधिक है प्रशांत महासागरीय पेटी में। चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपाइन, न्यूजीलैंड, मध्य महासागरीय भागों में हल्के और भीषण भूकंप आते हैं। ओके। फिर मध्य विश्व पेटी देखें तो इस पेटी में जो है 21% भूकंप आते हैं और ये पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आल्प्स से होती हुई हिमालय पर्वत तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ओके। फिर अन्य क्षेत्र है जहां पर 11% भूकंप विश्व के अन्य भागों में आते हैं। कुछ भूकंप जो है जो अफ्रीकी झील है, लाल सागर है, अमृत सागर है, इनमें भी आते हैं। ओके। तो यहां से 2 टर्म जो आपको याद रखनी है, उद्गम केंद्र, ये भूपर्वती के नीचे का स्थान है जहां पर कंपन आरंभ होता है, जहां से स्टार्टिंग होती है वो उद्गम केंद्र होता है। फिर जब ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, भू सतह पर आ जाता है, तो उद्गम केंद्र के जो निकटतम स्थान होगा उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वह स्थान जहां पर भूकंप होता है भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। फिर ये भूकंप जो है चारों दिशाओं में इस तरीके से चलता है, यानी कि भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। फिर पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर अगर आप देखेंगे जो केंद्र होगा इसके निकट उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। लेकिन एक याद रखिए जो उद्गम केंद्र होता है वो पृथ्वी की सतह के नीचे होता है और अधिकेंद्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है। और ये जो है प्लेट सीमा दिखाई गई है, फिर यहाँ से चलता है ये सभी दिशाओं में। ठीक है। भूकंपीय तरंगे 3 तरीके की होती हैं। पी तरंगे जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे बोला जाता है, एस तरंगे जिसे अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं और एल तरंगे जिसको पृष्ठीय तरंगे बोला जाता है। तो याद रखें भूकंपीय तरंगे 3 तरीके की होती है, पी, एस, एल। ठीक है। फिर आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक से एक विस्फोट होता है जिसके द्वारा लावा गैस, धुआं, राख, कंकड़ जो है ये सब बाहर निकलते हैं। ओके। इन सभी वस्तुओं का विकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जिसे निकास नलिका कहा जाता है। लावा धरातल पर आने के लिए क्या बनाता है? एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं, यानी कि जो लावा निकलता है वो एक छिद्र से निकलता है धीरे 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 धीरे, तो उसको क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। ओके। उसके बाद लावा जो होता है अपने क्रेटर के आसपास जमा हो जाता है और एक शंकु के आकार का पर्वत बन जाता है जिसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ओके। कई बार लावा जो होता है मुख्य नली के दोनों ओर के रंध्रों से में से भी होकर निकलता है और छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण कर देता है जिसको गौण शंकु कहा जाता है। सभी ज्वालामुखी किससे बनते हैं? मैग्मा से बनते हैं। मैग्मा धरातल के नीचे गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है जो धरातल पर लावा या ज्वालामुखी चट्टानों के रूप में चट्टानी टुकड़ों के रूप में बाहर आ जाता है। ओके। तो मैग्मा क्या होता है? गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है पृथ्वी की सतह के नीचे जो कि बाहर आकर क्या बन जाता है? ज्वालामुखी। ओके। ज्वालामुखी के प्रकार देखिए, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो है विस्फोट और उद्भेदन जो है होता ही रहता है। समय समय पर यहाँ से लावा, धुआं और अन्य पदार्थ जो है बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण जो है होता रहता है। ओके। सिसिली द्वीप का जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है प्रत्येक 15 मिनट बाद सक्रिय हो जाता है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो वो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि 15 मिनट मतलब हर 15 मिनट में सक्रिय होता रहता है, मतलब 15 मिनट में जो है उसमें से बार बार कुछ ना कुछ निकलता रहता है बाहर। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो दीर्घकाल से इसमें विस्फोट नहीं हुआ है, किंतु इसकी संभावना है, यानी कि उसमें ये नहीं होता है कि विस्फोट हो रहा है लेकिन एक संभावना रहती है कि ये कभी भी जो है इसमें से लावा निकल सकता है। ओके। एक जो संभावना होती है वो रहती है। एक विलुप्त ज्वालामुखी होती है।
इस प्रकार की ज्वालामुखी में दीर्घकाल से यानी कि लंबे टाइम से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी ये संभावना है कि कभी होगा भी नहीं, वो विलुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे जो हैं उग जाते हैं। ये देखिए, ये एक ज्वालामुखी दिखाया गया है यहाँ पे, ये मेंटल एक सतह है, ये परबटी दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे से मैग्मा कोस्टम यानी कि मैग्मा जो है मतलब जो भी गर्म पदार्थ होता है वो होता है, फिर ये लावा के रूप में ऊपर की तरफ उठता है और इस तरीके से ये नीचे की तरफ आता है लावा। ओके, जिस तरीके जहां से ये निकलता है वो उसको क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। ओके, ये गैसें और राखें जो है यहाँ पे दिखाई गई है, ये निकास नली है यहाँ से। ओके, और ये लावा यहाँ से निकला हुआ है, तो कुछ इस तरीके से लावा निकलता है ज्वालामुखी में से। अब आती है मुख्य स्थलकृतियां। ओके, अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है, यानी कि अपर्दन हो या अपक्षय हो तो कुछ स्थलाकृतियां बन जाती हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर जब शैलें टूटती हैं तो इससे अपक्षय की क्रिया कहा जाता है। ओके, और जब भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब बाढ़ वगैरह आती है तो मिट्टी हट जाती है, तो जो वो नुकसान होता है उसको अपर्दन बोलते हैं, और जो सैलों के टूटने से होता है उसको अपक्षय बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए। फिर आता है नदी के कार्य। जब नदी किसी खड़े ढाल वाली स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये क्या बन जाती है, जलप्रपात बन जाती है, खड़े ढाल वाले स्थान पर से गिरती है तो। ओके, और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। मतलब जब नदी आपने देखी होगी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो अलग अलग मोड़ लेती है, तो उन मोड़ों को क्या बोला जाता है, विसर्प बोला जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो देखिए ये जो बन रही है कठोर शैल थी, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, तो इस तरीके से जलप्रपात बन जाती है। फिर ये बाढ़ का मैदान दिखाया गया है इसमें कि जब इस तरीके से नदी बार बार मोड़ खा के बहती है, इसको विसर्प बोलते हैं। चाप झील क्या होती है कि जब ऐसे नदी बहती है तो कटकर कई बार क्या होता है, एक छोटी झील बन जाती है उस नदी से अलग। ओके, कुछ एरिया कटकर जो है छोटी झील बन जाती है, उसको चाप झील जो है बोला जाता है। तो ये विकृतियां बताई गई। विसर्प क्या होता है पूछा जाता है, और चाप झील भी पूछते हैं क्या होती है। ठीक, तो देखिए तटबंध बताया गया है यहाँ पे। नदी के चाप झील मैंने आपको बता दिया है, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। नदी के आसपास जो तट होते हैं उनके उसको तटबंध बोलते हैं। एक वितरिका होती है, समुद्र तक पहुंचते जो नदी का प्रवाह होता है वो धीमा हो जाता है, और नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो जिनको वितरिका जो है बोला जाता है। ओके, ये याद रखिए। आगे है, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। फिर बात आती है समुद्री तरंगों के कार्य क्या है। तो समुद्री तरंगे जब उत्पन्न होती है तो अलग अलग तरीके की जो है क्या बन जाती है, आकृतियां बनती है। जैसे समुद्री गुफा का निर्माण हो जाता है, तटीय मेहराब बन जाता है, या फिर स्टैक का निर्माण होता है। तो समुद्री तरंग से ये तीन कार्य होते हैं, तीन चीजों का निर्माण होता है, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए। उसके बाद हिमनद से अगर हम देखें तो हिमनद कुछ इस तरीके का होता है। ओके, पवन के कार्य दिखाए गए हैं, बालू टिब्बे वगैरह बन जाते हैं। तो बस यही इसमें मेन था। अब इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, समुद्री तरंग की जो नहीं है। तो जो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, शैल भी है, समुद्री गुफा भी है, किनारा जो है ये समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। आगे है हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है। तो हिमनद की विशेषता है हिमोड, तो थर्ड सही हो जाएगा। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना जो है होती है। तो ज्वालामुखी वलन या बाढ़कृत मैलान ये पूछा है। तो आकस्मिक गतियों के कारण जो है कौन सी होती है, तो ज्वालामुखी सही हो जाएगा, क्योंकि आकस्मिक गतियां हमने पढ़ी थी, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गया, ये सारी आकस्मिक गति होती हैं। फिर छत्रक शैलें पाई जाती हैं कहाँ पर। देखिए छत्रक शैलें जो हैं ये रेगिस्तान में पाई जाती हैं, जिनसे जो हमने बालू टिब्बे पढ़ा था वो छत्रक शैलों से ही होती हैं। उसके बाद है चाप झील कहाँ पर पाई जाती है। हिमनद, नदी, घाटी या रेगिस्तान। तो चाप झील हमने पढ़ी थी, नदी जब कट के कुछ झील बन जाती है उसको चाप झील बोलते हैं, तो नदी घाटी में हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाढ़ के कारण नदी निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी मिट्टी को बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसी मिट्टी को तटबंध कहते हैं।
आगे है भूकंप की एल तरंगों को क्या कहा जाता है? तो एल तरंगों को कहा जाता है पृष्ठीय तरंगे। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, अनुप्रस्थ जो होती हैं एस तरंगे होती है और अनुदैर्ध्य पी तरंगे होती हैं। भूकंप मापन यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप माप, जिससे भूकंप मापते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो भूकंप मापी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट है नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? नदी के उत्थित तटों को कहा जाता है तटबंध। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जलप्रपात। ठीक है, अगला है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वो हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, आगे है भूकंप के समय हमें किन किन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए? आग से, चिमनी से, टूटने वाली वस्तुओं से। तो सभी से रहना चाहिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में है। ठीक है, किस भूकंप तीव्रता का प्रभाव बिल्कुल नहीं के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 2 से जो कम होता होगा उसका मतलब नहीं के बराबर होता है। कितनी तीव्रता वाला भूकंप शक्तिशाली होता है? तो 6 से अधिक वाला शक्तिशाली होगा। बड़ी और चौड़ी दरारों को क्या कहा जाता है? तो बड़ी और चौड़ी दरारों को बोला जाता है समुद्री गुफा। नदी का अनेक धाराओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं वितरिका। पढ़ा था हमने ये भी। नदी के मुहानों पर अवसाद के संग्रह से किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा का निर्माण होता है। गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब जैसे जैसे गुफा बड़ी होती जाएगी तो सिर्फ छत बच जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? इसको तटीय मेहराब बोला जाता है। ठीक है, आगे है दीवार जैसी आकृतियों को क्या कहा जाता है? जो दीवार की तरह होती है उसको स्टैक बोलते हैं। तो ये हमने ऊपर देखा भी था, जो बिल्कुल दीवार की बन जाती है। ये एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल दीवार जैसी जो बन गई वो स्टैक हो जाएगी। समुद्री गुफा पहले इस तरीके से बनी, जब छत बन जाएगी यानी कि जैसे जैसे गुफा बड़ी होती जाएगी तो सिर्फ छत बच जाएगी, आर पार जो है दिखाई दे रहा है, तो ये तटीय मेहराब हो जाएगा। और एक इस बिल्कुल दीवार की तरीके से जो होगी उसको स्टैक बोलेंगे। ओके, तो ये था लेक्चर जिसमें हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी जो है डिस्कस कर ली हैं। ठीक, अब हम जो है आगे भारत का जो रह गया है, भारत का जो भूगोल है उसको डिस्कस करेंगे कि भारत की सीमा किससे लगती है, नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।